कि आखिरकार लकवा होता क्या है। ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाए तो हाथ या पाँव चलेगा नहीं, आदमी को बोलने में दिक्कत आएगी, इसी को लकवा बोलते हैं। अभी होता क्यों है जो आपका प्रश्न है, तो अगर वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाए तो एक समय के बाद वो नस पूरी चोक हो जाएगी और ब्लड ब्रेन में नहीं जाएगा, तो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो मरने लगेंगे और लकवा आएगा। दूसरा कारण है उसने स्ट्रेस ले लिया और एकदम से दबाव बढ़ गया खून की नसों में, तो नसें फट भी जाती है, उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। दो कारण रहते हैं लकवा आने के, इश्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेन में गुब्बारा बना और वो फट गया, और जब ये गुब्बारा फटता है तो ये बड़ा डेंजरस रहता है, इसमें मरीज की जान भी जा सकती है। जब किसी को लकवा अगर आता है तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसको बचाया जा सके? खून का थक्का जमने से अगर वो लकवा आए तो 4.5 घंटे के अंदर अगर हमें इंजेक्शन दे दें, जिसको टिनेक्टिप्लेज अल्टीप्लेज बोलते हैं, तो मरीज का लकवा रिवर्स हो जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसका लकवा तुरंत ठीक हो गया, और वो पेशेंट हमने 3 से 4 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया, और वो काफ़ी हमको उन्होंने थैंक्स बोला कि हम सही समय पे आ गए और आपने बहुत ही अच्छा इलाज कर दिया। अब हम जब छोटे थे, हमारी दादी हमारी मम्मी बोलती थी कि हमें किराने से कुछ सामान लाना है, तो हम तो पैदल दौड़ के या साइकिल पे जाते थे, और आजकल के बच्चों ने तो निकाली मोटरसाइकिल, वो कोने तक भी चलना नहीं चाहते, गए एंड वो सामान कुछ लेके आते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जंक फूड बहुत खाते हैं आजकल, आपने देखा होगा जी, पिज़्ज़ा, बर्गर, केचप्स, बिस्किट, चॉकलेट्स। अब इनमें क्या है, वसा बहुत रहता है, शुगर बहुत रहती है। सर, जैसे कि आपने बताया है कि कबूतर का खून कबूतर का खून मलने से। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है, मैं हूं ज्योति तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लकवा। कभी ना कभी हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है जो हमारा जो शरीर है वो काम करना बंद कर देता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या इसके उपचार संभव है या फिर हमें पूरे ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी? ऐसे कई सवाल आपके भी मन में होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर आशीष बागजी जी से, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या संभव हो सकता है, इसके इलाज के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो चलिए उनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी ज्योति जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार लकवा होता क्या है? जी ज्योति जी, अपना जो ब्रेन है ये एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स है जी। इससे सिग्नल्स बनते हैं और ये शरीर के हिस्सों को नियंत्रित करता है। जैसे मेरा बोलना, हाथ हिलाना, पाँव चलाना, ये सब ब्रेन से नियंत्रित है। अब आप एक उदाहरण के लिए देखें, अगर ब्रेन का वो हिस्सा डैमेज हो जाए तो हाथ या पाँव चलेगा नहीं, आदमी को बोलने में दिक्कत आएगी, इसी को लकवा बोलते हैं। अभी होता क्यों है जो आपका प्रश्न है, कि खून की जो नलियाँ हैं वो शरीर के हर हिस्से में ब्लड पहुंचाती है। बिल्कुल। ब्रेन की जो खून की नली है, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, हम जानते हैं कि उम्र के हिसाब से या अगर लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो तो कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाता है। तो अगर वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाए तो एक समय के बाद वो नस पूरी चोक हो जाएगी और ब्लड ब्रेन में नहीं जाएगा, तो ब्रेन की जो सेल्स हैं वो मरने लगेंगे और लकवा आएगा। दूसरा कारण है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोई कारण से उसने स्ट्रेस ले लिया और एकदम से दबाव बढ़ गया खून की नसों में, तो नसें फट भी जाती है, उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो ये मोटा मोटी 2 कारण रहते हैं लकवा आने के, इश्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक लकवे के 80 से 90% केसेस में होता है, और 10 से 15% केसेस में दिमाग की नस फटने से लकवा होता है। जी। तो ये कितने प्रकार के होते हैं और मेन जो रहता है उससे कितना हमारे शरीर पर इम्पैक्ट पड़ता है? जी, जैसे मैंने बताया कि 80% केस में जो लकवा होता है इसको हम इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, जो खून की नस चोक होने से होता है। बचे हुए 20% में दिमाग की नस फटने से होता है। जी। अब एक विशेष तरह का लकवा होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो क्षणिक रूप से खून का थक्का ब्रेन में आया, वो कोई कारण से घुल गया, और जितने समय वो ब्रेन में रहता है 5 मिनट 10 मिनट, तो क्षणिक लकवा रहता है, ट्रांजिएंट रहता है वो 5 मिनट 10 मिनट, फिर बॉडी उस खून के थक्के को घोल देती है। पर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये लकवा अपने आप ठीक हो गया, इसका इलाज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कारण तो वही रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जमने से होता है, तो इसको भी हम पूरा सम्मान देते हैं लकवे जैसा, और बड़ा इसका अच्छे से इलाज करते हैं। ऐसा देखा गया है कि ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक के 1 महीने के अंदर 7 से 10% केस में बड़ा लकवा आ जाता है। तो ये छोटे लकवे को भी इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर हेमरेज की बात करें तो कई बार आनुवंशिक रूप से खून की नसें
पतली हो जाती हैं। जब पतली हो जाती हैं तो दबाव होने से बलूनिंग हो जाती है, गुब्बारे जैसा बन जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेन में गुब्बारा बना और वो फट गया, तो वो उसको हम एन्यूरिज्मल ब्लीड बोलते हैं। और जब ये गुब्बारा फटता है तो ये बड़ा डेंजरस रहता है, इसमें मरीज की जान भी जा सकती है। तो इस तरह से हमने सब तरह के स्ट्रोक्स के बारे में क्षणिक में अपन ने जाना संक्षेप में। जी, जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो स्टार्टिंग से धीरे धीरे होता है। तो क्या लकवा का भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमें लकवा होने वाला है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे बॉडी में पता चल सके? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे सुनने वालों को ये जान लेना चाहिए कि जब भी लकवा है तो हम एक निमोनिक बोलते हैं बी फास्ट, है ना। बी से होता है बैलेंस, अगर अचानक किसी को बैलेंस गड़बड़ हो जाए, चलने में दिक्कत आए। ई से होता है आई साइंस, आँखों में अगर डबल दिखने लगे, धुंधला दिखने लगे। एफ से होता है फेस, किसी का फेस एकदम ऐसा टेढ़ा हो जाए। ए से होता है आर्म, किसी के अगर हाथ में अचानक कोई कमजोरी आके हाथ लटक जाए, ठीक है ना। एस से होता है स्पीच गड़बड़ हो जाए, बोलने में दिक्कत आ जाए, उसको लड़खड़ाहट हो जाए। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो जब ये सब सिम्टम्स कोई पेशेंट में है तो 80% चांस है कि उसको लकवा ही आया है और उसको तुरंत मेडिकल उपचार के लिए ले जाना चाहिए। जी, जब किसी को लकवा अगर आता है तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसको बचाया जा सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, लकवा है तो जैसे मैंने बताया कि लकवा दो तरह से होता है, या तो नस में चोकिंग हो गई या नस फट गई। जी। तो ऐसे किसी भी मरीज को लकवा अगर हो और जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाए, खून का थक्का जमने से अगर वो लकवा आए, तो 4.5 घंटे के अंदर अगर हमें इंजेक्शन दे दें, जिसको टिनैक्टिप्लेज अल्टीप्लेज बोलते हैं, तो मरीज का लकवा रिवर्स हो जाता है। जी। अभी हमारे हॉस्पिटल में कालानी नगर से CHL में एक पेशेंट आए, वो मुझे जानते थे। तो जैसे उनको लकवा हुआ, ज्योति जी, वो 1 घंटे के अंदर CHL आ गए थे। तो अगले 15-20 मिनट में हमने जो भी ज़रूरी जांचें करनी थी कर ली। तो मुश्किल से 1.5 घंटा हुआ होगा और हमने देखा कि उसके एक थक्का जमा हुआ है ब्रेन में। तो हमने इमरजेंसी में उस पेशेंट को खून का थक्का देने की दवाई दी टिनैक्टिप्लेज, जो मैंने आपको बताई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसका लकवा तुरंत ठीक हो गया और वो पेशेंट हमने 3 से 4 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया। और वो काफ़ी हमको उन्होंने थैंक्स बोला कि हम सही समय पे आ गए और आपने बहुत ही अच्छा इलाज कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं और ये बहुत अच्छा प्रश्न था कि क्या किया जाए। अब अगर खून की नस फटी है, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो ऐसे केसेस में इमीडिएटली हम सर्जरी करके जो ब्लड है वो ब्रेन में से निकालते हैं और मरीज़ की जान बचती है। जी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं। तो क्या लकवे की भी प्रॉब्लम हम ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं? लकवा चूँकि ब्रेन की बीमारी है, ब्लड टेस्ट से पता नहीं रहती है जी। पर एक जनरल चेकअप जो हम बोलते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है तो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल करे, शुगर लेवल HbA1c करा ले, लिपिड प्रोफाइल करके अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करे, अगर खून की कमी है, एनीमिया है, तो उसको ठीक करे। तो इनडायरेक्टली हम लकवे से बचा सकते हैं अगर हम कोलेस्ट्रॉल अपना ठीक रखें, डायबिटीज़ ठीक रखें। पर लकवे को पता करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई दूसरी टेस्ट है जिसके बारे में आप अभी वो चर्चा करना चाहें तो मैं अभी बता सकता हूँ। जैसे हम CT स्कैन करते हैं, MRI स्कैन करते हैं। तो ऐसे जो मैंने लक्षण बताए आपको लकवे के, ऐसे कोई मरीज़ जब अस्पताल में आता है तो हम या तो CT स्कैन कराते हैं या MRI स्कैन कराते हैं। CT स्कैन का फ़ायदा ये है कि वो तुरंत हो जाता है 5 मिनट के अंदर, MRI को करीब आधा घंटा लगता है। तो अमूमन हम लोग CT स्कैन करते हैं और उसमें अगर लगता है कि हेमरेज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि खून का थक्का जमने से उसको लकवा है और हम इलाज चालू कर देते हैं। MRI उससे बहुत अच्छी परिष्कृत जांच है, MRI सबसे बेस्ट जांच है, पर क्योंकि ये टाइम लेती है तो MRI हम थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, पर गोल्ड स्टैंडर्ड इसका MRI है। फिर लकवा कई बार हार्ट में, जिनके हार्ट का पंप फेलियर बोलते हैं, अगर हार्ट फेलियर है तो हार्ट से भी खून का थक्का ब्रेन में जा सकता है। तो लकवा मरीजों में हम TUD को हार्ट भी करते हैं। तो अगर उसके दिल में छेद है या दिल की पंपिंग कम है तो उससे हमें मालूम पड़ता है। तीसरी चीज़, हम दिल की पट्टी की जांच करते हैं। कई बार हृदय की गति अनियंत्रित रहती है, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। तो हम उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए जांच करते हैं ECG के द्वारा। फिर कई पेशेंट्स में जो गले की खून की नसें हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जो कि बाद में वहाँ से निकल के ब्रेन में जा सकता है।
तो हम इसको कैरोटिड एंजियोग्राफी बोलते हैं, हम वो भी करते हैं। तो ये 4-5 तरह के टेस्ट हम लकवे के लिए करते हैं। जी। आज का जो समय है, आज की जनरेशन के जो लोग हैं वो अपनी लाइफस्टाइल बहुत अलग तरीके से रख रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जंक फूड बहुत खा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इससे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? हाँ, स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल और एक आराम वाली जीवन जीना। हम जब छोटे थे, हमारी दादी, हमारी मम्मी बोलती थी कि हमें किराने से कुछ सामान लाना है, तो हम तो पैदल दौड़ के या साइकिल पे जाते थे। पर आजकल के बच्चों ने तो निकाली मोटरसाइकिल, वो कोने तक भी चलना नहीं चाहते, गए एंड वो सामान कुछ लेके आते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिर दिन भर घर पे बैठ के मोबाइल से एक्टिविटी रहती है। अब वो दिन गए जब संडेज़ को लोग जाके क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। फिर जंक फूड बहुत खाते हैं आजकल, आपने देखा होगा जी, पिज़्ज़ा, बर्गर, केचप्स, बिस्किट, चॉकलेट्स। अब इनमें क्या है, वसा बहुत रहता है, शुगर बहुत रहती है, तो वही मोटापा बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल से लकवे की संभावना बढ़ जाती है। फिर आपने पूछा स्मोकिंग और अल्कोहल के लिए, तो ये तो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं ज्योति जी, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल से भी कोलेस्ट्रॉल जमता है दिमाग में और गले की धमनियों में, और इससे लकवा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लोग कोकेन लेते हैं आजकल, स्निफ करते हैं ना, कोकेन ड्रग्स। तो कोकेन क्या करती है कि एकदम अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ाती है बॉडी का, तो कोकेन लेने से भी दिमाग की नस फट सकती है, और इससे जो लकवे होते हैं वो बड़े खतरनाक रहते हैं। और आजकल की जनरेशन में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर भी आम हो गया है, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत हो गई है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मेन कारकों में जेनेटिक्स तो है ही है, पर स्ट्रेस भी है। तो आज की स्ट्रेसफुल लाइफ से बीपी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो ये सब कारण से आजकल के युवा वर्ग में भी लकवे के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, और हमें रूटीनली देखते हैं। जी, अगर हम पूरे इंदौर की बात करें या फिर पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो अभी क्या सिचुएशन है इंडिया की, किस तरीके से लकवे की प्रॉब्लम बढ़ रही है, घट रही है, सामान्य है, आपको क्या लगता है? नहीं, लकवे के केस तो बढ़ ही रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे हमने कहा कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि लकवे के मेन कारक तो यही हैं जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। तो हम अब ये देख रहे हैं कि लकवे के केसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, जांचों की सुविधा बढ़ गई। बिल्कुल। पहले क्या होता था, किसी को हाथ पाँव में ज़रा सी झुंझुनी आए तो वो ऐसे कुछ हाथ मसल लिया, कबूतर का तेल मतलब कबूतर का खून मसल लिया और तेल लगा लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब ज़रा से भी सिम्टम्स आते हैं, हम वो जांच कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं कि लकवा तो नहीं आया है। तो ज़्यादा जांच अच्छी होने से भी लकवे के केस अपने को लगता है कि बढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो पाता है। तो केसेस तो बढ़ रहे हैं, और लकवे को पकड़ने की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो उसके कारण भी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि कबूतर का खून इस टॉपिक पे ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि मैंने भी सुना है ये कि अगर लकवा होता है तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अभी जो मेरा इंटरव्यू पहले से देख रहे हैं, मतलब अपने स्टार्टिंग से, मैंने आपको 2 कारण से बताया लकवा होता है। या तो दिमाग में कोई खून का थक्का जम गया या नस फट गई, ठीक। अब प्रॉब्लम लकवे की ब्रेन से है ना ज्योति जी। ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए वो शरीर काम नहीं कर रहा। अब कितनी भी मालिश कर लो, कबूतर का खून मल लो या कोई तेल मल लो, है ना, कोई जड़ी बूटी का उसका तेल की मालिश कर लो, वो लकवा कैसे ठीक होगा? प्रॉब्लम तो ब्रेन में है। तो ये सब भ्रांतियां हैं, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। कबूतर का खून मलने से कुछ भी नहीं होता। कई केसेस में जैसे ब्लड प्रेशर कम हो गया, डायबिटीज़ बढ़ गई या डायबिटीज़ कम हो गई, तो किसी को कमज़ोरी आ जाती है, तो वो नमक शक्कर का पानी दे दिया, वो पेशेंट ठीक हो गया, और साथ में कबूतर का तेल मल दिया, तो उनको लगता है लकवे के कारण था और हमने उसको ठीक कर दिया। पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी है, उससे कुछ भी नहीं होता। जी, जो पेशेंट होते हैं, लकवे के जो पेशेंट हैं, क्या उनको पूरी लाइफ मेडिसिन लेना होता है या एक टाइम पे वो ठीक हो जाते हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मैंने बताया कि अगर जैसे ही लकवा होए और आप अस्पताल इमीडिएटली आएँ, तो या तो हम टेनेक्टेज देते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं या सर्जरी करते हैं। जी। तो जैसे वो उदाहरण दिया मैंने केस का कि वो तो आधी घंटे में ही उसका लकवा ठीक हो गया।
तो ऐसे पेशेंट्स को बस ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ अगर है तो उनकी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, खून पतला करने की गोली और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेनी पड़ती है। पर अगर कोई कारण से बहुत अच्छा इलाज नहीं ले पाए, समय पे अस्पताल नहीं आए या जिनका लकवा बड़ा है तो उनको फिजियोथेरेपी भी लेनी पड़ती है। पर अब इतने अच्छे इलाज आ गए हैं, डायग्नोसिस की फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई है, इलाज तो लंबा लेना पड़ता है। पर जब हम इसको मॉर्बिडिटी बोलते थे कि पेशेंट बिस्तर पे पड़ा ही रहता था, बहुत उसकी सेवा करनी पड़ती है, ऐसे केसेस अब कम होते जा रहे हैं। जी, तो ये तो हुई पूरे इंदौर की बात। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या सिचुएशन है वहाँ की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब मैंने तो इंदौर की बात की कि 4.5 घंटे में अगर आप अस्पताल आए, हम वो इंजेक्शन लगाए, पेशेंट ठीक होता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या करें? तो अब टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा हो गया है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में, सपोज़ आप डॉक्टर हैं और आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको ये लक्षण है, तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और मैं पेशेंट का इंटरव्यू ले सकता हूँ, उसको एग्जामिन कर सकता हूँ वीडियो कॉल पे, राइट। आप मुझे उसमें हेल्प कर सकती हैं बताने में कि डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है और इसको इतने समय से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अब क्या हो गया ज्योति जी कि काफ़ी पेरिफेरीज में देख रहा हूँ, एटलीस्ट MRI नहीं है तो CT की तो फैसिलिटी आ ही गई है। तो आपने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब कहीं लकवे के चिन्ह तो नहीं है इसको या लक्षण तो नहीं है, तो मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब आप एक CT स्कैन तो करा लो। तो इमीडिएट CT स्कैन तो हो ही जाएगा आधे घंटे में। अब CT स्कैन में अगर उसमें आता है कि खून का थक्का है तो हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं। और कई अब पेरिफेरी हॉस्पिटल्स में 30-30, 40-40 बेड हॉस्पिटल्स में सुविधा हो गई कि वो थ्रोम्बोलाइसिस कर लेते हैं। हेमरेज अगर है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे लेके फिर हम अपने बड़े अस्पताल CHL जैसे हॉस्पिटल में बुला सकते हैं। तो ये तो बहुत चीज़ों में परिवर्तन आ गया। और अब स्ट्रोक एम्बुलेंसेस भी आ गई हैं, है ना। केरला एक ऐसा स्टेट है, ये जान के बहुत खुशी होगी आपको, जिसकी गवर्नमेंट ने स्ट्रोक एम्बुलेंसेस चालू कर दी हैं। उसमें एम्बुलेंस के अंदर एक मिनी CT स्कैन मशीन है ना। तो वो सब एरियाज़ में घूमती हैं, ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में, क्योंकि शहर में तो ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ नोडल एरिया में अगर फ़ोन आता है किसी के पास कि गांव में ऐसे ऐसे पेशेंट को कमज़ोरी आई है, तो वो एम्बुलेंस तुरंत जाती है, उनका वहीं CT स्कैन हो जाता है। फिर वो CT स्कैन की रिपोर्ट व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे डॉक्टर को भेजते हैं और उनके पास वो इंजेक्शन्स रहते हैं टेनेक्टिप्लेज। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही पेशेंट आजकल एम्बुलेंस में थ्रोम्बोलाइसिस हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था और गवर्नमेंट इंडिया से मैं बोलूँगा कि केरला की जगह ये केरला मॉडल पूरे MP में और पूरे इंडिया में इसको लागू करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमने सर से बात किया, स्ट्रोक के बारे में बात किया और जाना कि आखिरकार स्ट्रोक से हम कैसे बच सकते हैं, किन किन रीजनों से होता है और आप कैसे ठीक रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे हेल्दी रहने के लिए? हाँ जी, आप सबको एक बार फिर राम राम। मैं ये बोलूँगा कि ब्रेन शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ब्रेन जब स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी दिनचर्या स्वस्थ रहेगी, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और खूब सक्सेसफुल होंगे। अब ब्रेन को अच्छा रखने के लिए आप सुबह जल्दी उठें, कुछ भी घूमने जाएं, एक हॉबी पकड़ लें, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो। कुछ लोगों को डांस की इच्छा है तो डांस या योगा कर लें, तो ये आपकी सुबह बहुत अच्छी जाएगी। उसके बाद खान पान का बहुत ध्यान रखना है, तला गला नहीं खाएं, ज़्यादातर फल फ्रूट्स आप लें। शराब, सिगरेट, तम्बाकू अगर लेते हैं तो मेरे को विश्वास करिए, आज ही छोड़ दें मेरी बात सुन के, इतना लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर थोड़ा मन की शांति के लिए प्राणायाम करें, योगा करें। आप अपने आप को कुछ अच्छी हॉबीज़ में ढाल लें, पेंटिंग कर लें, ड्राइंग कर लें, है ना मैडम, डांसिंग कर लें, तो उससे भी मन अच्छा रहता है। आपको कभी कोई डिप्रेशन हो तो अपने कलीग से, घर वालों से बात करें। जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी से BP डायबिटीज़ के चांस कम हो जाएंगे। BP है, डायबिटीज़ है, प्रॉपर इसकी गोलियां लें, कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोलियां लें, क्योंकि वो गोली खाना नुकसान नहीं है। पर अगर गोली बंद कर दी और कोई लकवा आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नियमित अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल रखें और टेंशन नहीं लें। हमेशा मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर,
भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।